हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीडीसी फार्मा एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इस सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। तो इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर एक प्रकार के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में किए गए हैं। और अभी बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, ऑन बोर्ड भी हैं बहुत से एग्ज़ाम्स। सीआरपीएफ फार्मासिस्ट, बीएसएफ फार्मासिस्ट, एसबीआई फार्मासिस्ट के वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी का भी फेज़ 16 भी अभी एक्टिव होने वाला है। रेलवे फार्मासिस्ट चल ही रहा है। एम्स में हर साल सीआरई के द्वारा फार्मा की वैकेंसी आती है। DSSB भी इसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है। ESIC में भी 2016-19 में पेपर देखने को मिला, 23 में भी मिला हुआ है। तो ये सब चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखते चलना, आप इस पूरे सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो अपने हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में रेडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं हर क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विथ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाला गया है ताकि एक पैटर्न समझ में आ जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन फार्मासिस्ट में किस लेवल से आता है, ये आपको समझ में आ जाए। चलो, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ये है फार्माकोथेराप्यूटिक्स और इसमें टॉपिक हम देखने वाले हैं। पहला आएगा आपका हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में देखेंगे, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और वुमेन्स हेल्थ। ठीक है, ये देखेंगे। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 21 होगा। चलो चालू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1001 क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बताता है? द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ एनीमिया इन इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए एक आंकड़ा, अगर देखा जाए एक स्टैटिक्स डेटा, तो सबसे ज़्यादा एनीमिया के केसेस जो इंडिया में होते हैं वो किस तरीके का एनीमिया होता है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमरहेजिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो अधिकतर इंडिया का डेटा देखेंगे तो यहाँ आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया अधिकतर देखने को मिलता है ना। ये सभी देखो एनीमिया के कंडीशन होते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से हो रहा है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं तो विटामिन B12 सियानोकोबालामिन की कमी से होता है। हेमरहेजिक एनीमिया, अगर मान लो हमारे ब्लड वेसल्स में किसी तरीके का कट लग गया है, ठीक है, हमारे किसी तरीके का डैमेज हो गया और ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको हेमरहेजिक एनीमिया बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया जिसमें हमारे सेल्स जो RBC हैं, है ना, वो इस तरीके के हंसियाकार हो जाते हैं, उसका जो कोना रहता है, कॉर्नर, वो शार्प हो जाता है। ठीक है, तो ये देखते हुए चल लेंगे। चलो, एक चीज़ आप सभी को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस स्किप करता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं हर क्लास में इस चीज़ को बताता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ताकि अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो उन तक भी ये बात पता चल जाए कि ड्यूरिंग द सेशन जब हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं उस बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे पूछता हूँ जिनका आंसर मैं नहीं बताता, कैमरे के सामने आकर, है ना, मैं क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है कि आप इन क्वेश्चन का आप आंसर दें, जिससे आपका भी रिवीजन होगा और ये और परफेक्टली चल सकेगा। तो आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है मैं उसका नंबर बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, उसका सही आंसर क्या है वो लिखकर बताएंगे। ठीक है, और बाद में उसको हमारी टीम चेक करेगी कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं डाला है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच, है ना। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, फॉलेट की कमी से। इंट्रिंसिक फैक्टर या ट्रांसफेरिन, तो यहाँ पर
इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिल रहा है ना। तो पर्निशियस एनीमिया क्लियर कर लेना जी, ऐसा कंडीशन व्हेन जहां पर बॉडी है ना विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन इज प्राइमरीली एब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। आयरन बेसिकली किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में होता है, स्टोमक में होता है, फास्टिंग स्टेज में होता है या इलियम में होता है, क्या निकलेगा यहाँ ड्यूडेनम वाला पोर्शन बात करो, है ना। ड्यूडेनम वाला जो पोर्शन रहता है वो होता है, क्यों वो ड्यूडेनम में ही क्यों होता है जी, तो पहला बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है जिस कारण से आयरन आसानी से सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर अ फीचर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, बताओ। यहाँ पर बात करेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो किस चीज़ की कमी से हो रहा है, किस विटामिन की कमी से, आपको ये बताना है। विटामिन B1, विटामिन B6 या B12, तो बताया हुआ था अभी यहाँ पर आपको सही आंसर विटामिन B12 है ना। इसके पहले ही बता चुका हूँ, विटामिन B12 दूसरा नाम इसको सियानाकोबालामिन या कोबालामिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर हमारे बॉडी में आरबीसी तो बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल बराबर बन रहे हैं, लेकिन ये इमेच्योर बनते हैं और इरेगुलर शेप के बनते हैं। जैसे मान के चलो हमारे बॉडी को इस तरीके का आरबीसी चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर आरबीसी बन रहे हैं उनका साइज देख लो, नॉर्मल से बहुत बड़े हैं, कोई नॉर्मल से बहुत छोटा है, साइज इसका इरेगुलर है, ठीक है, प्रॉपर मैच्योर नहीं रहते, तो ये सभी निकल कर आ जाएगा सियानाकोबालामिन की कमी से होता है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंडेड कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए, है ना, कौन सा स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करना है। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है, या बात कर लो यहाँ पर जनरल थेरेपी, मॉर्फिन या MCT, क्या निकलेगा डॉट्स, है ना। बहुत बढ़िया, डॉट्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटजी है, इसको टीबी डॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। WHO ने इसको ही रिकमेंड किया है, बेस्ट क्यूरेटिव मेथड होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोरियासिस कैन इंटरफेयर विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन व्हाट वे, किस तरीके से। पहला बोलता है इचिंग एंड इंटरफेस विथ स्लीप, सोते समय, ठीक है, आपको खुजली होगा। प्लेग डेट अपीयर ऑन द हैंड कैन मार्क इट डिफिकल्ट टू वर्क। प्लेग कैन एंड इचिंग may make people self conscious about their appearance, या all of this, ठीक है। ये आपके लाइफ को भी कैसे खराब कर सकता है, या लाइफ में आपको किस तरीके का प्रॉब्लम दे सकता है। तो पहला बिल्कुल, है ना, सोते समय आपको इचिंग होगा, तो अगर सोते समय किसी तरीके का परेशानी होता है तो आपका नींद भी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। प्लेग के कारण हाथ में यहाँ पर एक मोटा लेयर बन जाएगा जिसके कारण काम करने में परेशानी जाएगा, है ना, हमेशा खुजली होगा। तो ये सारे के सारे सही आंसर निकल कर आएंगे, ठीक है, ये क्लियर करो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द हेल्थ प्रॉब्लम दैट ऑल्सो में ऑकर विथ सोरियासिस, ठीक है। सोरियासिस के साथ और क्या कुछ हो सकता है, हाइव्स हो सकता है, जेंजिवाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस होगा, या आर्थराइटिस, है ना। क्या निकलेगा यहाँ पर सही आंसर, देखो जेंजिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस तो आंख में होता है, सही आंसर यहाँ पर आर्थराइटिस, है ना। जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्किन के किसी पर्टिकुलर जगह में होगा और फिर वहाँ पर आपका स्किन, त्वचा पूरी तरीके से सूख जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और धीरे धीरे वहाँ के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता है। तो सोरियासिस के साथ ये भी देखने को मिलता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव माइट कॉजिंग स्कैबिस, है ना। स्कैबिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें छोटा एक माइट है ना, छोटा सा कीड़ा इंसेक्ट है, वो आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा। बॉडी में कहाँ, डर्मल लेयर पर, है ना, स्किन डर्मल लेयर पर इंजेक्ट होगा और अपने पीछे पीछे वो जहाँ जहाँ चलने लगेगा वहाँ वहाँ आपको खुजली, वहाँ वहाँ आपको दर्द एहसास होगा, वहाँ वहाँ इरिटेशन महसूस होगा, और अपने साथ साथ वो अपने अंडे भी देता है, अंडे देता है। फिर वो धीरे धीरे वो भी एक पूरा सेल, एक माइट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसे करते करते ये बढ़ने लग जाते हैं। क्या होता है, सैरकोप्टिस स्कैबिस, पैरासाइट्स स्कैबिस, दोनों ही हो सकते हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो क्या निकलता है, सैरकोप्टिस स्कैबी, है ना। सैरकोप्टिस स्कैबी, ध्यान रखना, इचिंग करता है, रैसेस करवाता है, यही वो माइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज अ सिम्टम ऑफ एटोपिक डर्माटिटिस। ठीक है, एटोपिक डर्माटिटिस की बात करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर ब्लिस्टर बनता है ऑन द पाम्स, है ना, हाथ में, पाम्स में यहाँ पर ब्लिस्टर बनेगा, और सोल्स में भी ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब जैसे जब हम कभी आग से जल जाते हैं तो वहाँ पर जो बोलते हैं ना कि भाई फोड़ा निकल गया है, पानी अंदर भर गया है, तो वैसा ही। इचिंग होता है, खुजली होता है, इन्फ्लेम्ड स्किन, ठीक है, या स्केली पैचेस ऑफ ऑन द स्किन। ठीक है, पैचेस मतलब ऐसे समझ लो कि चमड़ी उझड़ रहा है ना, स्काल्फ से चमड़ी उझड़ता है, हाथ पैर से चमड़ी उझड़ेगा। कॉइन शेप्ड पैचेस, है ना, छोटे छोटे ऐसे आप देखो गोलाकार पैच बन गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकलेगा भाई, सिंपल, इचिंग होता है और आपका स्किन फूलने लग जाएगा। ठीक है, स्किन में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ऐसे ब्लिस्टर नहीं बनते कभी भी, है ना, डर्माटिटिस में। सोचो ना, डर्माटिटिस, ठीक है, डर्माटिटिस, इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, है ना, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है स्किन का, बाकी सब चीज नहीं होगा, क्लियर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the drug is not used in the treatment of eczema। एक्जिमा में ये भी स्किन रिलेटेड डर्मल लेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या हटाने बोल रहा है, कौन सा ड्रग है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रिसाबोरोल, सेट्रिजिन, टैक्रोलिमस या इमिप्रामिन। देखो क्रिसाबोरोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सेट्रिजिन इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई एलर्जी होता है, देखो एलर्जी हो रहा है या खुजली होता है तो इससे बचाता है। ठीक है, एंटी एलर्जिक होता है, एंटी हिस्टामिनिक होता है। ठीक है, इसके बाद टैक्रोलिमस की बात किए, बिल्कुल टैक्रोलिमस क्या करता है भाई, ये इम्यून रेस्पॉन्स को डाउन करता है ना, इम्यूनो सप्रेशेंट होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर यूज करेंगे, सिर्फ इमिप्रामिन को हटाकर, है ना, इमिप्रामिन नहीं, ये चला जाएगा आपके सीएनएस में वर्क करने वाले ड्रग्स के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर लाइकली टू डेवलप एटोपिक डर्माटिटिस। किसके साथ अधिकतर होता है, इन्फेंट्स के साथ होता है, यंग चिल्ड्रंस के साथ, टीनेजर्स के साथ होगा, 20 to 49 एज के पर्सन के साथ, या ओल्डर एडल्ट्स के साथ होता है। क्या निकलता है, एटोपिक डर्माटिटिस। ठीक है, मतलब हमारे इस वाले पोर्शन पर, ठीक है, नेक के पीछे वाले पोर्शन पर, साथ ही साथ हमारे स्किन में, स्किन लेयर पर हमको छोटे छोटे दाने और रैसेस देखने को मिलेंगे, खुजली होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो अधिकतर छोटे बच्चे, इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइफिलिस इज ऑफ्टन कॉल्ड। साइफिलिस को और क्या बोलते हैं, द ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं, द ग्रेट टर्मिनेटर पूछ रहा है, द इनविजिबल डिक्टेटर पूछ रहा है, द ग्रेट इमिटेटर बोल रहा है, या द टेरराइजिंग एम्पेरर। तो क्या आता है, साइफिलिस। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये एक ऐसा डिजीज है जो अगर ये डिजीज होता है तो ये अपने से और भी अलग अलग प्रकार के डिजीज को कॉज करवा सकता है। ठीक है, अपने से और भी डिजीज को कॉज करवाएगा तो दूसरे डिजीज को कॉज करवाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो द ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं ना, इमिटेटर मतलब किसी भी चीज का शुरुआत करने वाला, है ना।
तो ये किसी भी नई चीज़ों नई डिजीज का शुरुआत करेगा इमिटेटर के तौर पर, द ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे, द साइज ऑफ अ स्कैबिस माइट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, बताओ साइज हमको, जैसे अभी हमने देखा हुआ था माइट, स्कैबिस माइट जो अभी हमने देखा था, सरकोप्टी माइस जो हमने देखा हुआ था, उसको सबसे बेस्ट उसका साइज अगर डिस्क्राइब करने बोल रहे हैं तो क्या बोलोगे, साइज उसका किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? तो पहला माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही, उसका साइज कैसे देखोगे भाई, माइक्रोस्कोप से देखोगे। द सेम साइज एज अ टिक, ठीक है, टिक मतलब टिड्डे जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो बड़े होते हैं बहुत, है ना। डिम्ड साइज या इनमें से कोई सा भी नहीं, डाइम साइज, टिक साइज, तो ये सभी हटा दो भाई। माइट्स है, ये आप नेकेड आइज से आपको नहीं दिखेगा, अगर आपको अपने आंखों से दिख जाएगा तो आप तो उसको अंदर जाने ही नहीं दोगे, है ना। माइट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही इनको देखा जा सकता है, माइक्रोन्स में इनका साइज बहुत ही छोटा माइक्रोन्स में रहता है ना। चलो, तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। चलो, एड्स क्या है ये बताएंगे, एक फंगल इन्फेक्शन है, क्या बोल रहा है, एड्स एक फंगल इन्फेक्शन है, रेयर ब्लड कैंसर है जो कि HIV के कारण हो रहा है, ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, या फाइनल स्टेज है HIV का। तो क्या होता है, एड्स क्या है जी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे शरीर का क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हम किसी भी डिजीज़ से नहीं लड़ पाते, या किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, रिकवरी रेट बहुत लेट हो जाती है। तो ये निकल कर आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, किसके कारण होता है, तो HIV वायरस, है ना, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को सबसे पहले किसने देखा था, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, लुइस पास्चर ने देखा था। अगला बोलता है रॉबर्ट कोच, नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडवर्ड जेनर, या इसमें से कोई सा भी नहीं। तो एक बार क्लियर करते हुए चलेंगे सारे साइंटिस्ट के बारे में। पहले अगर मैं लुइस पास्चर की बात करता हूँ ना, लुइस पास्चर क्या है, इन्होंने पॉस्चराइजेशन मेथड के बारे में बताया, ठीक है, कि अगर हम पॉस्चराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं, हाँ, इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से सबसे पहले इन्होंने देखा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्टडी किया था, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया था ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था, सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ वैक्सीन या फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, क्लियर करेंगे, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट के बारे में एक बार जरूर से ध्यान में रखते हुए चल लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AZT, जीडोवुडिन ना, जीडोवुडिन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है जी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, तो मलेरिया, एड्स की बात करते हैं। चलो यहाँ पर मलेरिया वाला ऑप्शन रिपीट हो गया ना, इसके जगह आप कॉलेरा डाल लो, मलेरिया, एड्स, कॉलेरा या काला आजार, तो क्या निकलेगा, एड्स, है ना। भाई देखो, मदर से बेबी तक एड्स ना फैले इसलिए जीडोवुडिन का इस्तेमाल करते हैं। देखो एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और भी कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, तो मदर से बेबी तक जा सकता है, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण फैल सकता है। तो इसका इस्तेमाल जीडोवुडिन का, जब अगर आप इसका एंटी वायरल एक्शन देखते हो तो ये समझ में आता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसको अगर HIV है, उसको एड्स है, तो उसके बेबी तक भी फैलेगा, क्योंकि प्लासेंटा क्रॉस हो जाए, क्योंकि भाई जो भी ब्लड जा रहा है मदर से ही होकर जा रहा है ना, तो उस कंडीशन पर जीडोवुडिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मदर से
आने वाले बेबी तक एड्स को नहीं फैलने देता, रोक सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लो। चलो अगला देखो, HIV कैन स्प्रेड, कैन ऑल्सो स्प्रेड, है ना। HIV किस तरीके से फैल सकता है जी, बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण तो फैलना ही फैलना है। ब्लड कंटामिनेशन बताया कि अगर कोई HIV पॉजिटिव वाला पर्सन है तो उसके ब्लड से आपका ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, ये भी बिल्कुल। शेयरिंग नीडल बताया, अगर एक पेशेंट है जिसको HIV पॉजिटिव आया है, उसको डॉक्टर ने कोई सा इंजेक्शन दिया और वही इंजेक्शन, वही सिरिंज अगर आपको लगा दिया तो भैया आपको भी फैल जाएगा। इसके अलावा अगर आप HIV वाले पेशेंट के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पर नहीं होगा, उस कंडीशन पर HIV नहीं फैलेगा, क्लियर करना है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको एड्स हो जाता है, HIV हो जाता है, तो उनको सोशली उनसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, सोशली उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, हमको, बल्कि हमको उन्हें सोशली सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर करना है। इसके अलावा मदर से बेबी तक भी पहुँच रहा है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग कॉज्ड बाय, तो पहली बात, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किसके कारण होता है, ये समझना है ना। तो निमोनिया की बात करते हैं, स्यूडोमोनास निमोनी, है ना, ये क्लियर कर लेना, इसके कारण हो रहा है। अब इसमें होता क्या है जी, इसमें हमको ये देखने को मिलता है, जो हमारे लंग्स है ना, लंग्स को अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इसी एयर सैक, जिसको एल्वियोली बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है, इसमें वाटर का या फ्लूइड का जमा हो जाना, ये निमोनिया कहलाता है। बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर गया, यही है ना, निमोनिया ही वाला कंडीशन है, जिसमें लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई लंग्स में, फेफड़े में पानी भर गया, यही होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है जी, बैक्टीरिया के कारण होता है। बेसिकली बैक्टीरिया भी है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ, जैसे वायरस भी आएगा, फंगी भी आ सकता है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट अगर देखते हो, बेसिक तौर पर या कॉमनली सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है तो वो बैक्टीरिया ही होता है। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जैसा भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तीनों अगर आ रहा है तो उस कंडीशन पर आपको तीनों लगाना है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ बैक्टीरिया दिया हुआ है और इसके जगह दूसरा ऑप्शन है, तो सीधा बैक्टीरिया पे लगाएंगे, है ना। तो वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन हम जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बेसिकली आपके बैक्टीरिया के कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्या बोलता है यहाँ पर, व्हाट आर अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है किसी भी व्यक्ति को, तो किस तरीके का सिम्टम्स पहले देखने को मिलेंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली किसको करता है, तो हमारे बोन के जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स वाले सेक्शन को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर जॉइंट में पेन होगा, ठीक है, और रेडनेस हो जाएगा। चलो, स्वेलिंग होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होता है, सुबह उठते ही पूरे बॉडी में और जॉइंट्स में दर्द देने लगता है। तो ये सारा यहाँ पर सही आंसर निकलेगा, सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं, है ना। सुबह उठते ही पूरे हर जगह दर्द देने लग जाएगा। यहाँ पर देख लो, इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। यहाँ किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो आपका यहाँ नॉर्मल हमने जॉइंट देखा, और यहाँ पर देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस कंडीशन में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसमें इन्फ्लेमेशन मिल गया, जॉइंट्स और दोनों बोन्स के बीच में, है ना, बोन्स के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस भी अब कम हो गया। तो ये क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ जॉइंट डज ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरीली अफेक्ट। कौन से पार्ट को करेगा, हमारे साइनोवियल फ्लूइड को करता है, कार्टिलेज को करता है, लिगामेंट या मसल्स को। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, बेसिकली कार्टिलेज यहाँ पर डैमेज होगा, है ना। तो ये क्लियर करते हुए चलना, कार्टिलेज में डैमेज होता है, एक डीजेनरेटिव
प्रोसेस रहेगा जिसमें विच इज स्मूथ स्लिपरी टिश्यू कवरिंग द एंड्स ऑफ द बोन्स, जो आपके कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज। अब ये आप देख लो, एक हेल्दी बोन हमने देखा, ठीक है, ये हो गया हेल्दी बोन। देखो ये एक हेल्दी जॉइंट है, यहाँ एक बोन है और यहाँ पर एक बोन है। इस दोनों बोन के बीच में क्या है, कार्टिलेज है। क्या काम कर रहा है जी, दोनों के बीच डिफरेंस ला रहा है, दोनों के बीच में लुब्रिकेंट लाने का काम कर रहा है, ऐसे समझो। दोनों को आपस में टच होने नहीं दे रहा है और दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम कर रहा है। अगर दोनों जॉइंट आपस में मिल जाएंगे तो दर्द होना चालू हो जाएगा, है ना। तो कार्टिलेज का लॉस हो जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके फैलता है, बड़े लोगों में अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ये जैसे देखो दोनों बोन आपस में मिल गए तो दर्द होगा। आप जैसे कहीं पर बैठे हो, अचानक से उठोगे तो दर्द होता है। अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ ये अधिकतर देखने को मिलता है, एल्डर पेशेंट के साथ मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट जॉइंट्स आर मोस्ट ऑफ्टन अफेक्टेड बाय ओस्टियोआर्थराइटिस। बताओ कौन कौन से जॉइंट्स अधिकतर इफेक्ट होंगे। तो हैंड जॉइंट, यहाँ पर देखो एक बार आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। देखो स्पाइन में हो रहा है, स्पाइन वाले यहाँ अपने, क्योंकि हमारे भाई शरीर का पूरा भार वहीं जा रहा है, ठीक है। हिप, यहाँ पर हिप जॉइंट्स में भी भाई सबसे ज़्यादा आता है कि ऊपर वाले पूरे पोर्शन वहीं पे जा रहे हैं। इसके बाद नीचे जो आपके टो वाले आ जाएंगे, नी हो जाएगा, इन सभी जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि खासकर उनमें जहाँ पर बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा जा रहा है ना, तो ये देखते हुए चलेंगे। हैंड में भी जाता है, ठीक है। हाइप की बात कर लो, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, सारे के सारे सही आंसर निकल कर आएंगे। जहाँ पर बॉडी का वेट, जिसको वेट बियरिंग जॉइंट्स बोलते हैं, वहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस होगा तो क्या होगा, जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है, जॉइंट में स्वेलिंग होगा, हाँ, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगा। ये सारा सही आंसर निकल जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव के साथ चलेंगे। चलो तो क्या कुछ हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, जो कम से कम मतलब होता है ना कि अचानक से पूरा, कभी कभी लगता है कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा कड़ापन महसूस हो रहा है, ये हो जाएगा। पेन मतलब फ्री नहीं हो रहा है, फ्री नहीं हो, जैसे अभी हम लोग आराम से मूव कर ले रहे हैं, ठीक है, आसानी से मूव कर ले रहे हैं। बड़े लोग क्या होता है, अगर बैठे हुए कहीं पर उठे अचानक से तो कमर में बहुत दर्द देने लगता है और वो लगा ही रहता है, आधा एक घंटा तक उनको प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। तो जब मूवमेंट भी होगा, दूसरा मूवमेंट के समय भी प्रॉब्लम होता है। ये सब देखते हुए चल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मतलब जहां पर आपके मसल्स भी आ रहे हैं और स्केलेटल मतलब जहां पर आपके बोन्स भी आते हैं। तो ऐसा डिजीज बताओ जो आपके मसल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और दूसरा आपके बोन्स को भी इन्फेक्ट करेगा। तो पहला रूमेटॉइड आर्थराइटिस सही है, इसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस, ये भी सही है। कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो नहीं, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जिसमें आंखों में प्रॉब्लम होता है ना, आंखों में प्रॉब्लम होगा, कंजक्टिवा पार्ट जो है आपका, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्जिकल ट्रीटमेंट बताएंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए, है ना। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, तो बोल रहा है आर्थ्रोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी, ट्यूबेक्टोमी या आर्थ्रोस्कोपी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भाई अब आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को आप सभी के सामने हाइड कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1024, ठीक है, सही आंसर इसका बताते हुए चल लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, विच बॉडी पार्ट आर ऑफ्टन अफेक्टेड बाय सोरियासिस। सोरियासिस हो रहा है, ये हमारे स्किन लेवल पर होता है ना, हमारे स्किन लेवल पर होगा, स्किन में इन्फ्लेमेशन होगा, स्किन का पर्टिकुलर पार्ट स्वेलिंग हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ जो भी पार्ट आपका स्वेल होगा, है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी।
तो ये बताते चलेंगे किस 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 जगह में होता है। एल्बो में होता है, ठीक है, चलो एल्बो की बात कर लो, हाँ ठीक है, एल्बो में हो रहा है, बिल्कुल सही है। स्कैल्प वाले पार्ट में होता है ना, बियर्ड वाले पार्ट में होता है, ये बियर्ड वाले पार्ट में भी होता है, नीज में होता है। सारे के सारे सही आंसर निकल कर आएंगे, ठीक। चलिए ये देख लो, इस तरीके का है ना, ऐसा देखने को मिलेगा, धब्बा हो गया पूरा, और यहाँ पर बहुत इचिंग होता है और बहुत ज़्यादा रेडनेस होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ इज सोरियासिस ट्रीटेड, सोरियासिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। टॉपिकल मेडिसिन, चलो पहला ऑप्शन बोलता है टॉपिकल मेडिसिन, दूसरा बोलता है फोटोथेरेपी, और इसके बाद साइक्लोस्पोरिन, और ये सभी निकल कर आएगा। तो देखो एक बार सोच के देखिए, है ना, हमारे स्किन लेवल पर हुआ है ना, हमारे स्किन लेवल, अगर सोचो कभी आपको खुजली होता है, स्कैबिस हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है और पूरे स्किन में खुजली हो रहा है हर जगह, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, लोशन देता है, लोशन देगा और बोलेगा भाई इस लोशन को लगाओ, है ना, पूरे स्किन में हर जगह उसको लगाने बोलता है, या जहाँ पर हो वहाँ पर लगाने बोलता है। तो टॉपिकल हमने लगाया, उस पर्टिकुलर जगह में लगाओगे तो टॉपिकल मेडिसिन आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, क्रीम होता है, ये सभी टॉपिकल हो जाएगा। फोटोथेरेपी, हाँ हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, और इसके बाद बात करते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो क्या निकल कर आएगा, सारे के सारे यहाँ पर सही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, ये एक हिसाब का इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है ना, इम्यून रेस्पॉन्स को कम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। चलो अगला देखेंगे, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रेस्पॉन्सिबल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलो डिप्रेशन में इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो ये बताएंगे। पहला ऑप्शन बोलता है डोपामिन, दूसरा आता है सेरोटोनिन, इसके बाद एसिटाइलकोलिन या ग्लूटामेट। तो किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से डिप्रेशन हो रहा है, तो सही आंसर आएगा यहाँ पर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स लेते हैं वो सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में बढ़ा के रखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरोटोनिन यही डिप्रेशन से ही निकल कर आ रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसमें से कौन सा डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला डिप्रेस्ड मूड, भाई अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका मूड डिप्रेस हो जाएगा, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इसके साथ साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज में काम करने में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये सभी सिम्टम आ गए। चलो ट्रीमर या इंसोम्निया, इंसोम्निया भी आएगा, नींद नहीं आएगा, ट्रीमर नहीं होता ना, ट्रीमर्स की बात कर लो, ये वाले सिम्टम्स डिप्रेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नॉट पूछा हुआ था, क्लियर करते हुए चल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोजापिन का इस्तेमाल क्या होता है, प्राइमरीली यूज्ड फॉर क्लोजापिन किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला है एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स के लिए इस्तेमाल करता है, साइकोटिक एपिसोड आ रहा है तो उसके इस्तेमाल होगा। ट्रीटमेंट करते हैं रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिप्रेशन में, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या जाएगा यहाँ पर, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया क्लोजापिन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो ड्रग का यूज और ड्रग का क्लासिफिकेशन ये जरूर से रिमेंबर करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताएंगे डिप्रेशन का। देखो एक तो होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहां पर हम क्या करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम ट्रीटमेंट देते हैं लोगों पर। दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल, जहां पर हम बिना मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बोलते हैं ना कि घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हो, तो उसी प्रकार का निकल कर आएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, पहला टॉक थेरेपी, कि हम जो भी व्यक्ति भाई अब डिप्रेशन में है,
जो बंदा डिप्रेशन में, आप कभी उसको देखो डिप्रेशन में है, उदास है, वो सबसे अलग रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सबसे दूर रहने का कोशिश करता है। तो उससे हम बात कर सकते हैं, बात करके उससे परेशानी उसका पूछ सकते हैं, उसको थोड़ा अच्छा फील करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, हाँ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये निकल कर आ सकता है, म्यूजिक थेरेपी हो रहा है, मेडिकेशन थेरेपी हो रहा है, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक्यूपंक्चर का भी इस्तेमाल होगा। तो सारे के सारे यहाँ पर सही आंसर आ जाएंगे, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे। ये सारे के सारे तरीके हैं हम किसी भी व्यक्ति को नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवा के डिप्रेशन से बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे जो भी उनका हॉबी है वो उनको फॉलो करना है। ठीक है। अगर उनको डांस करने पसंद है तो डांस करें। अगर इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जैसे योगा हो रहा है और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अपन करके किसी भी व्यक्ति को नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना मेडिसिन का यूज़ किए हुए डिप्रेशन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। चलो ये देखते हुए चल लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ डिप्रेशन। बताओ साइन सिम्टम्स क्या कुछ आ रहा है डिप्रेशन में। तो क्या आएगा डिप्रेशन, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है तो किस तरीके का सिम्टम देखने को मिलेगा। पहला क्या बोला कि इंसोम्निया होगा, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। ठीक है। दूसरा बोल दिया हाइपरसोम्निया, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा नींद आएगा। दूसरा डिक्रीज इन एपेटाइट, भूख नहीं लगना। और इसके बाद ये ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे यहाँ पर सही आंसर आ जाएंगे, है ना। डिप्रेशन में सारा का सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक। सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग बताएंगे, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, क्लोरप्रोमाजिन या थायोरिडाजिन की बात करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे और हमारी टीम इसको चेक करेगी कि आपने सही आंसर यहाँ पर क्या लगाया हुआ है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कमेंट डाउन करना 1032 नंबर 1032 इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आर ऑफ्टन ट्रीटेड विथ। पैनिक अटैक को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के साथ, मोनोएमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, या एंटी हिस्टामिनिक्स या हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स के साथ। चलो इसका सही आंसर क्या आएगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI, इसका इस्तेमाल करके पैनिक अटैक्स से बचा जा सकता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने बोल रहा है बस पायरॉन का। देखो ये क्वेश्चन आप या इस तरीके का थ्योरी आप फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, है ना। तो फार्माकोलॉजी में आपने मैकेनिज्म पढ़ा, आप देखो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ पर भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। तो बताएंगे एनहेंस करता है गाबा एक्टिविटी, पार्शियल एगोनिस्ट है 5HT1A रिसेप्टर पर, या ब्लॉक करता है डोपामिन D2 रिसेप्टर, या इनहिबिट करता है नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को। तो क्या करेगा, 5HT1A रिसेप्टर को ये एगोनिस्ट का काम करता है ना, इसको और स्टिमुलेट करने का काम करता है बस पायरॉन। बाकी सभी ड्रग देखते हुए चलेंगे। गाबा के एक्टिविटी को बढ़ाने वाला क्या है, यहाँ पर बेंजोडाइजिपिन्स, है ना। ब्लॉक करेगा डोपामिन D2 रिसेप्टर, तो एंटी साइकोटिक वाले ड्रग आ जाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को यहाँ पर इनहिबिट करना है, तो एंटी डिप्रेशेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बेंजोडाइजिपिन एक्ट बाय इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ। बेंजोडाइजिपिन क्या करता है जी, अभी देखे थे, किसके इफेक्ट को बढ़ाता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा या एसिटाइल कोलिन। तो क्या निकलेगा, गाबा के इफेक्ट को बढ़ाता है, गाबा के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, गामा
एमिनोब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इस पर एगोनिस्ट का काम करता है। चलो, अब गाबा अगर एक्टिवेट होगा तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस कारण से शांत हो जाएगा। चलो अगला देखो, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये कैसे काम करता है, इसका एक्शन बताएंगे। ब्लॉक करता है डोपामिन रिसेप्टर को, इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, है ना। दूसरा, इंक्रीज करता है गाबा के एक्टिविटी को या रिड्यूस करता है, नहीं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, भाई खासकर ये सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन का ही काम करता है, इसी को रीअपटेक से बचाता है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को बचाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के लिए काम करता है। तो इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, है ना। किस में इस्तेमाल करेंगे, डोपामिन, डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता था, सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में कम हो जाता था, इस कारण से हम यहाँ पर सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, है ना। माओ इनहिबिटर का काम क्या है, ब्लॉक करता है सेरोटोनिन के रीअपटेक को, इनहिबिट करता है मोनो एमिन ऑक्सीडेज एंजाइम को, इंक्रीज करता है डोपामिन के रिलीज को, या ब्लॉक करता है नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर, नॉर एड्रेनालिन को करेगा, ये क्लियर करना। नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन बोल लो, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो किसमें इस्तेमाल होगा जी, माओ ए इनहिबिटर, है ना, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये भी डिप्रेशन में यूज किए जाने वाला ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लाउकोमा की बात करते हैं ना। ग्लाउकोमा किस प्रकार का डिजीज है, किसको इफेक्ट करता है, आईज को, आंखों को, ईयर को, नाक को या ग्लैंड्स को। ग्लाउकोमा एक बार समझना, ग्लाउकोमा में होता क्या है। ग्लाउकोमा बेसिकली हमारे आईज को डैमेज करता है ना, आईज को डैमेज करेगा। क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा आंख, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अंदर में इसका एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, जो हमारा आंसू बन के आता है वो हो गया, और साथ ही साथ लिक्विड प्रेजेंट है हमारे आंख के अंदर। यहाँ पीछे की ओर नर्व सेल है ना, ऑप्टिक नर्व है, नर्व सेल है, यहाँ हो गया रेटिना। अब क्या होगा, ये जो एक्वस ह्यूमर है, फ्लूइड है, इसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से, अब देखो नॉर्मल है तो ये हर जगह अपना प्रेशर देगा। भाई पानी का बात ही, अगर आप पानी को रख दो किसी भी चीज़ में, जैसे ये हो गया बॉटल, अगर मैं इसमें पानी रखूँगा तो इसके दीवालों में हमेशा एक प्रेशर बनाता ही रहेगा। तो उसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, हमेशा से इसके बॉर्डर में प्रेशर बनाता ही रहेगा। नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर यही प्रेशर, इस प्रेशर को बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, IOP। अगर ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल से यानी 25 TM से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन पर इसको हम ग्लाउकोमा बोलते हैं, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर पड़ेगा इन ऑप्टिक नर्व्स पर, और जैसे इन पर प्रेशर पड़ता है ये धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। डैमेज होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही ऐसे हैं जो आप, जैसे आप कुछ भी देखते हो रेटिना में एब्जॉर्ब होता है, रेटिना से जुड़ा हुआ है ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व में जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचता है ये उस इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक लेकर जाता है, जिससे आपके ब्रेन को पता चलता है कि आपने क्या देखा है, तो उसके बेसिस पर आपको चीज़ें दिखती हैं। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है तो दिखना भी बंद हो जाता है, क्लियर करना है ना। तो आइस को डैमेज करेगा, ये क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लाउकोमा इज द रिजल्ट ऑफ, ग्लाउकोमा इज द रिजल्ट ऑफ क्या हो रहा है, हाँ यही से क्वेश्चन आएगा। देखो डैमेज करता है ऑप्टिक नर्व को। अगला क्या बोला, डैमेज द आईलिड्स, डैमेज द आईलैशेस, या इनमें से सभी, है ना। देखो यहाँ पर एक ऑल ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन लगा हुआ है, तो ऐसा मत कर देना कि आईज है, आंख है तो आंख को ही आंसर आईज है बोल के लगा दोगे चारों, ये मत करना बिल्कुल, है ना। भाई आईलिड्स को थोड़ी डैमेज कर रहा है, आईलिड्स को नहीं कर रहा है,
आई लैसेस को भी नहीं कर रहे तो बाहर है भाई। क्या करेगा, आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, ना कि आईलिड्स ना ही आई लैसेस, है ना, क्लियर करना। तो ऑप्शन नंबर ए चल लेंगे, ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टिकी वेवी डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, है ना, अगर आंखों से चिपचिपा पीला कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि सुबह सो के उठते हैं तो आंख से जो मैल निकल रहा है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निकले तो इसको क्या बोलेंगे, येलो बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, ग्लाउकोमा या कैटरैक्ट की बात करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर सही आंसर, है ना। वायरल बैक्टीरियल के लिए कंजक्टिवाइटिस अगर बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है तो वो येलो कलर देगा, वायरस के कारण अगर हुआ है तो वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे, और वायरस अगर करेगा तो उस कंडीशन पर रेड कलर आएगा। ठीक है, ये क्लियर करना। रेड आएगा तो रेड आएगा, है ना, तो वायरल हो जाएगा, और बैक्टीरिया अगर करेगा तो ये येलो कलर का रहने वाला है। ठीक है, क्लियर करना, दोनों चीजें क्लियर करते चलेंगे। कंजक्टिवाइटिस इज ऑल्सो नोन एज, कंजक्टिवाइटिस को और क्या बोलते हैं, तो पिंक आई बोलते हैं, येलो आई, रेड आई या ब्लू आई। क्या आ जाएगा, कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारे आंखों के जो, देखो अगर आप आंख को देखोगे तो ये जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन मिल रहा है ना, ये हो जाएगा पूरा कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा अगर इसमें इन्फ्लामेशन होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसको अपन कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कैसे इन्फ्लामेशन होता है जी, जो इसमें छोटे छोटे रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स हैं, वो हमको नॉर्मल तरीके से नहीं दिखते। नॉर्मली अगर आप देखना चाहोगे तो नहीं दिखते क्योंकि बहुत छोटे हैं। कभी आप धूल वाले जगह में जाना, बाइक चला के जा रहे हो, बहुत धूल है, ठीक है, वहाँ जाओगे, देखना आँख आपका पूरा लाल होने लग जाता है। तो अब उसमें हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन आ गया है, उसका साइज बढ़ गया है, डायलेट हो जाते हैं, इस कारण से वो आपको अब दिखने लगते हैं। छोटे रहते नहीं दिखते, बड़े होते हैं तो दिखते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस में यही होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें डायलेशन मिल जाता है। ठीक है, चलो, या डायलेशन बोल लो या इन्फ्लामेशन बोल लो, तो इन्फ्लामेशन बोलना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस है तो इट इज़ ITIS लिखा है, मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, समझ जाना। तो कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द ड्रग कैन बी यूज्ड इन अ केस ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कौन सा ड्रग लोगे, जेंटामाइसिन लेते हैं, टेब्रोमाइसिन, टोब्रामाइसिन या नियोमाइसिन। तो सारे के सारे ड्रग्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, सारे ड्रग्स निकल कर आ जाएंगे, है ना। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में कौन कौन सा लिया, ये देखते चलना। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में टॉपिकल एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जैसे कि टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जेंटामिसिन लेते हैं, और ट्राइमिथोप्रिम के साथ पॉलीमिक्सिन भी। NSAIDs भी इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द से बचने के लिए, इन्फ्लामेशन से बचने के लिए। वायरल अगर हुआ है ना, तो वायरल अगर हुआ है तो उस कंडीशन पर हम यहाँ पर ट्राइफ्लोरिडिन सॉल्यूशन, है ना, ऑइंटमेंट लेते हैं, विडाराबिन इसका ऑइंटमेंट लेते हैं, क्लियर करेंगे। ये सब देखते हुए चल लेना। गेंसीक्लोविर का भी जेल लगाया जाता है, आइडोक्सूरिडिन का भी इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंगल क्लोज ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा हुआ है, उसके सिम्टम्स यहाँ पर बताने बोल रहा है। पहला पूछता है कि पेन होता है, ठीक है, आंखों में दर्द होता है, रेड आईज, ब्लड विजन, ठीक से दिखाई नहीं देना, ये सारे के सारे निकलेंगे। तो सभी सही आंसर आ जाएगा, है ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे ग्लाउकोमा में। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा बात करोगे तो आंखों में दर्द होगा, ठीक है, रेडनेस रहेगा, प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, ब्लरी विजन होता है, तो सारा यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, नॉजिया भी, वॉमिटिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताएंगे ग्लाउकोमा का। कैसे ठीक कर सकते हैं जी, यहाँ पर भी विदाउट
मेडिसिन के, तो लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे लेज़र ट्रैबेक्युलोप्लास्टी है ना। दूसरा एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इसके बाद सर्जरी, या ये सभी निकल कर आएगा। देखो एक चीज़ देखना, क्या कहीं पर भी हमने मेडिसिन का इस्तेमाल किया? मेडिसिन मतलब भाई हम लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं, लंबे समय तक मेडिसिन में चल रहे हैं, 2 महीना 4 महीना 1 साल तक मेडिसिन में चल रहे हैं, है ना, ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या सही आंसर निकलेगा? सारे के सारे। कहीं पर हमने मेडिसिन इस्तेमाल किया? नहीं। ये तो लेजर ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, मेडिटेशन हुआ, और ये सर्जरी हुआ, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, तो ग्लाउकोमा का ट्रीटमेंट एक तो ऐसा, दूसरी बात ये चीज़ बता रहा हूँ, ग्लाउकोमा जो डिजीज़ है वो अनक्यूरेबल डिजीज़ में आता है ना। ये डिजीज़ पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो सकता ना, ये चीज़ क्लियर कर लेना, पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं होने वाला डिजीज़ ग्लाउकोमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या निकल कर आता है। तो why is the One Health approach important in addressing antimicrobial resistance? ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में अगर बात करते हैं तो वन हेल्थ अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है? इट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ सिंगल एंटीबायोटिक के यूज को और मतलब बढ़ा रहा है, ठीक है, कि इसको यूज करो बोल रहा है। ऑल हेल्थ कंडीशन मतलब सारे हेल्थ कंडीशन में एक ही प्रकार का एंटीबायोटिक खाओ। अगला बोलता है इट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड द एनवायरमेंट, या इट प्रमोट द यूज ऑफ हाई डोज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, इट एनकरेज द सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस। एक बार जरा सोच के देखना, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हुआ है तो उस कंडीशन में क्या वन हेल्थ अप्रोच ये किस चीज को बढ़ावा, मतलब किस चीज को बढ़ावा दे रहा है, किस चीज को सही करने दे रहा है। तो ये बताओ, क्या आपको ऐसा बताएगा कि कुछ भी कंडीशन हो आपको एक ही प्रकार का दवाई खाना है? भाई अगर ट्यूबर, अगर कोई सा ऐसा डिजीज है जो किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ तो आपको एंटीवायरल ड्रग खाओगे तो थोड़ी काम देगा, तो नहीं, ये वाला पार्ट काट दो। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट सही लग रहा है ना, ये क्लियर कर लेंगे। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट वाला। अगला क्या बोलता है? प्रमोट करता है हाई डोज। भाई हाई डोज मेडिसिन लेने के लिए आपको बोलेगा, एंटीमाइक्रोबियल बिल्कुल नहीं है ना। दूसरा सेल्फ मेडिकेशन के लिए भी एनहेंस नहीं करेगा। तो ये तीनों यहाँ पर कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द की स्ट्रेटेजी फॉर एंटीमाइक्रोबियल स्वेडरशिप। ठीक है, ये बताते हुए चलेंगे की फीचर्स क्या निकल कर आ रहा है। तो ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस पैटर्न, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, या प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना, कम से कम करना एंटीमाइक्रोबियल का यूज को। देखो एंटीमाइक्रोबियल का यूज करना बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, एक समय के बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसा है कि देखिए, एक बैक्टीरिया, मान के चलो आपको किसी तरीके का डिजीज हुआ है, या एक फैमिली ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब अगर कुछ भी छोटा बीमारी होता है या जैसे सर्दी बुखार ही होता है तो वो उस घर के लोग तुरंत ही मेडिसिन ले लेते हैं। और कौन सा? एंटीबायोटिक। सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, बिना डॉक्टर से सलाह लिए अपने से मेडिसिन ले रहे हैं। अब एक दवा से ठीक नहीं हो रहा है, अगले दिन फिर ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, उनका वो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप दोबारा लेते हो, बार बार लेते हो, ज़्यादा अमाउंट में लेते हो, तो जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके शरीर में, उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बच्चा है कि भाई इतना मार खाता है कि मार खा के ढिट पड़ गया है, उसको कुछ भी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ता। सेम कंडीशन यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी अप्लाई होता है, उनमें भी रेजिस्टेंस आ जाता है।
अब रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए आ गया। जैसे अगर कोई बंदा हमेशा से एमॉक्सिसिलिन ही खा रहा है तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको उसके दिमाग में आ गया भैया एमॉक्सिसिलिन अब दोबारा आएगा तो हमको उससे डरना ही नहीं है। वो वेरिएंट कर चुका, वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुका है, उसका नया मॉडर्न रूप आ चुका है जो अब एमॉक्सिसिलिन से नहीं डरता। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आता है एंटी माइक्रोबियल में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई अब मेडिसिन आप लेते चलो अब कोई काम नहीं देगा, है ना। तो इसलिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ही कम, मिनिमम करना चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल करो, राइट डोज में इस्तेमाल करो। आपको डॉक्टर ने एक बोला है, एक टैबलेट लो, राइट टाइम पे इस्तेमाल करो, ठीक है। मिसयूज करोगे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रिवेंशन इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, इंप्रूविंग द एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड। चलिए इसके बाद रिड्यूसिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग तो नहीं होना चाहिए ना भाई। अगर हमको प्रिवेंशन वाला काम है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए। या मिनिमल रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो क्या निकलेगा? एग्रीकल्चर, तो अपन यहाँ पर एनिमल्स की बात करते हैं ना। तो बहुत लोग एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं, तो जैसे हमको इन्फेक्शन होता है, एनिमल को भी तो इन्फेक्शन होता है ना जी। तो उनका भी हमको हेल्थ केयर ध्यान, उनको भी हेल्थ स्टेटस हमको ध्यान देना है। तो उनको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उन तक हम मेडिसिन प्रोवाइड करें और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से उन्हें भी बचाया जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। प्राइमरी डिसमोनेरा इज टिपिकली कॉज्ड बाय, डिसमोनेरा किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। डिसमोनेरा क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जहां पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, उस समय पर बहुत ज़्यादा पेन होना। ऐसे तो पेन होता ही है, लेकिन डिसमोनेरा एक ऐसा कंडीशन जहां पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा, है ना। तो वो किसके कारण हो रहा है? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन्फेक्शन ऑफ द यूटेरस, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज मेंस्ट्रुएशन के समय, या हार्मोनल इनबैलेंस, है ना। तो ये पूरी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज पे डिपेंड करता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और इसके बाद एक सेकेंडरी ऑप्शन निकल सकता है, तो प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी ऑप्शन हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी डिसमोनेरा देखने को मिलता है। डिसमोनेरा के ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, बस पेन रिलीफ देना जरूरी रहता है। जैसे NSAIDs का इस्तेमाल करेंगे तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि डिसमोनेरा कोई डिजीज नहीं है ना। डिसमोनेरा एक कंडीशन है, कंडीशन मान के चलो ना। अगर मैंने स्टार्टिंग में डिजीज बोला होगा तो प्लीज उसके लिए माफ करेंगे, उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, है ना। कंडीशन बोलना ज्यादा बेहतरीन रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हाँ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स यूजुअली ऑकर इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कब आता है जी? ओव्यूलेशन फेज में आता है, मेंस्ट्रुएशन फेज में आता है, ल्यूटियल फेज या फॉलिकुलर फेज। तो देखो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब क्या समझ रहे हो? जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो रहा है उसके कुछ दिन पहले सिम्टम्स आना। तो ये कब आता है? ल्यूटियल फेज में आता है, समझ जाना। जब भी जैसे जिस दिन भी डेट है, अगर किसी वुमेन का जो भी डेट रहेगा उस डेट से पहले ही अगर उसके सिम्टम्स आने, जैसे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ये सभी चीज़ें जो हैं समय से पहले ही आ जाना, प्री आ जाना पहले ही, वो अपन बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगला क्या बोलता है। व्हाट इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, है ना। क्या आ रहा है? पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है जी? अगर प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा है किसी गर्ल्स के साथ, तो
क्या कर सकता है वो, क्या प्रॉब्लम हो सकता है लड़की के साथ। तो ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है ना, या हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होगा यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी भाई, इनफर्टिलिटी है ना, मतलब एग्स उनके फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, है ना, एग्स फर्टाइल नहीं हो पाएंगे मतलब वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो ये देखते हुए चल लेना, ये सारे ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखते चलने हैं, सभी के ऑप्शंस आपको समझना है। और उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सब कुछ आप बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और इस पूरे सीरीज़ का भी आप भरपूर फ़ायदा उठाओ ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कमेंट करने बोले हैं उन क्वेश्चंस का आप कमेंट करके सही आंसर दो ताकि आपका भी एक बार फिर से रिवीजन हो सके, ठीक है। चलो तो अभी के लिए यहाँ पर एंड करते हैं, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से उनको भी रेडी करते चलेंगे, ठीक है। बाकी आगे मॉडल पेपर भी आएगा तो वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे और माइट भी पॉसिबल हो सके तो 1500 प्लस MCQs भी जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।